हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव और आज हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस 2017 बैच के ऑफिसर श्री मोहित कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टडी आईक्यू पे। थैंक यू दिव्यांशी एंड थैंक यू स्टडी आईक्यू फॉर गिविंग मी दिस स्पेस। मैं आशा करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ बातें शेयर करने को होंगी मेरी, जो कि एस्पिरेंट्स को काफी हेल्प मिलेंगी। सर ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे आज रूबरू हो सके और आप अपनी सीएसई की जो जर्नी रही है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस के बारे में आप हम सभी को बताएंगे और किस तरीके से जो यूपीएससी सीएसई के एस्पिरेंट्स हैं जब तैयारी फेज में होते हैं तो किस तरीके से अपने आप को बैलेंस रख के एक करेक्ट डायरेक्शन में तैयारी करनी है। तो सर वी आर सो प्लीज्ड टू हैव यू टुडे। थैंक यू दिव्यांशी, थैंक यू अगेन। सर सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके बारे में, ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई यूपीएससी सीएसई की? ऑनेस्टली बोलें तो जैसे बिहार यूपी में हमारे यहाँ फैमिली बैकग्राउंड्स होती है कि हमारे यहाँ ब्रिटिश लेगेसी एक्चुअली कंटिन्यू हो रही है कि सिविल सर्विसेज हमारे कलेक्टिव माइंडसेट में होता है। तो कहीं ना कहीं हम बचपन से देखते आ रहे होते हैं कलेक्टर्स को, एसपीज को, अलग अलग ऑफिसर्स को। सो एक तो हमारी फैमिली अपब्रिंगिंग में हमें थॉट प्रोसेस दिया जाता है, बट मैच्योर लेवल पे अगर बात की जाए तो कॉलेज में डिसाइड किया था मैंने कि सिविल सर्विसेज में जाना है। मैंने आईएसएम धनबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन दोनों किया है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, और ऑलमोस्ट फाइनल ईयर ऑफ द कॉलेज में मैंने डिसाइड किया कि कैंपस प्लेसमेंट नहीं लेना है और डायरेक्टली दिल्ली मूव करना है प्रिपरेशन के लिए। तो उसके बाद से दिल्ली मूव करने के बाद थोड़ा प्लान कॉन्क्रीट हो गया। उसके बाद का सफर फिर दिल्ली में हुआ। सफर जो आपके कॉलेज के फाइनल ईयर में शुरू हुआ वो फाइनली आज एज इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ऑफिसर के तौर पे वी कुड सी दैट। यस, सफर का अंत अच्छा हुआ थैंकफुली। सर हम सभी जानना चाहते हैं इनसाइट्स अबाउट इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। एक्चुअली ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इफ आई में से कि सबसे यंगेस्ट सर्विस है जो कि ऐड हुई है, और 2009 में ऐड हुई थी एग्जामिनेशन में ये, और लास्ट 10 इयर्स में अलग अलग बैचेज आए हैं इसके पहले ये ऑर्गेनाइज सिविल सर्विसेज नहीं थी, ऑल्दो एग्जिस्टेंस में थी और अलग अलग मिनिस्ट्रीज और अलग अलग डिपार्टमेंट्स मूव करती थी, बट फ्रॉम 2009 इट हैज बीन वेरी कॉन्क्रीट इन शेप, और लास्ट 12 इयर्स का इसका जर्नी रहा है। अगर इसकी बात करें कि इसका मैंडेट क्या होता है, तो मोस्टली ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है जो कि हमारी पेरेंट मिनिस्ट्री है, और प्राइमरीली हम लोग इसको कंपनीज एक्ट इन्फोर्स करते हैं, एलएलपी एक्ट होता है, एक पार्टनरशिप एक्ट होता है। ये सब वेरियस लेजिस्लेशंस को हम लोग इन्फोर्स करने का काम करते हैं फील्ड ऑफिसेस में। तो ये ब्रॉड ओवरव्यू हुआ आईसीएलएस का। इसके अलावा भी काफ़ी ऑक्सिलरी और पेरिफेरल ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इसको मैनेज करते हैं। सर क्या हम जान सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस के ऑफिसर्स काम करते हैं? जैसे आपने बताया कि डिफरेंट एक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए यू वर्क। सो अगर मैं दिल्ली से स्टार्ट करता हूँ जहाँ हमारा हेडक्वार्टर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, तो हेडक्वार्टर्स में बेसिकली ऑफिसर्स आर इन्वॉल्व विद पॉलिसी मेकिंग। वो पॉलिसीज बनाते हैं, लेजिस्लेशंस बनाते हैं जिसको फील्ड ऑफिसेस में ऑफिसर्स इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो हेडक्वार्टर है, उसके बाद हमारा डीजी ऑफिस होता है दिल्ली में, वो रेगुलेट करता है सारे ऑफिसेस को। और फील्ड ऑफिसेस की बात करें तो हमारी 3 फील्ड ऑफिसेस होती है मोस्टली। रीजनल डायरेक्टर होता है जो कि रीजन का एक हेडक्वार्टर होता है, उसके बाद आरओसी ऑफिस होती है हमारी, और ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफिस होती है। तो ये सब एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इन्फोर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट को इन्फोर्स करना हुआ, या एलएलपी एक्ट को इन्फोर्स करना हुआ, पार्टनरशिप एक्ट्स हो गए। इसके अलावा भी काफ़ी फंक्शंस होते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स के कंप्लेंट्स को या ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो यहाँ काफ़ी कंप्लेंट्स होते हैं अलग अलग फॉर्म में, जो बेसिक डिपॉजिटर्स के होते हैं, बेसिक आम आदमी के होते हैं, और उनके पास कोई मीडियम नहीं होता है कि कहाँ जाएं, किसको एड्रेस करें, किसको बस अपनी गुहार लगाएं, ऐसे कहना चाहें हम तो वो भी इन्फोर्स करना होता है कि इन्वेस्टर के कंप्लेंट को हम लोग एड्रेस करें थ्रू कंपनीज इन द मीडियम ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर कंपनीज एक्ट के दायरे में कुछ गलतियां की हैं कंपनियों ने तो उसको हम लोग इन्फोर्स करते हैं और कॉमन मैन को जस्टिस दिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये ब्रॉड ओवरव्यू हुआ हमारे फील्ड ऑफिसेस का। इसके बाद हम हमारे पेरिफेरल ऑफिसेस भी हैं
जो कि काफ़ी एक्टिव होती हैं। फॉर एग्जांपल SFIO होता है हमारा, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो कि काफ़ी सीरियस फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं डायरेक्टली। उसके अलावा हमारे IPFA एक बॉडी है जो कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है। इसमें भी इन्वेस्टर्स के इश्यूज को हम लोग सेंट्रिक करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर के अकॉर्डिंगली ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल करते हैं। उसके अलावा हमारी फिर NCLT एक बॉडी होगी जो कि ट्रिब्यूनल है, जो कि काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स इसमें मेंबर बनते हैं टेक्निकल या जुडिशियल नेचर में। और फिर एक और बॉडी को ऐड करना चाहूँगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि कंपटीशन एक्ट एनफोर्स करते हैं। तो ये मोर और लेस कॉम्प्रिहेंसिव फिगर है हमारे ICLS का मैंडेट जहाँ तक पहुँच सकता है। सर, जैसे आपने हमें एक ओवरव्यू दिया, डिफरेंट बॉडीज़ हैं, किस तरीके से काम करती हैं। सर, आपने जैसे बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव जस्टिस टू द कॉमन मैन, तो वो किस तरीके से अप्रोच करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के तहत? राइट राइट। फॉर एग्जांपल हमारा सेंटर हमेशा कंपनीज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और LLPs होते हैं जो जिनका शेयर कम होता है। तो कंपनीज के थ्रू काफी हमारे स्टेक होल्डर्स अटैच्ड होते हैं। तो कंपनीज के प्रोफेशनल्स हो गए हैं, कंपनीज के डायरेक्टर्स हो गए, CEOs हो गए, जो कि कंपनीज के साइड्स हो गए। फिर इन्वेस्टर्स हो गए जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कॉमन मैन। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा रिसेंट्स में काफी स्कैम्स हुए हैं, पॉन्जी स्कैम, चिट फंड स्कैम्स। इसमें कॉमन मैन का पैसा काफी इन्वॉल्व होता है। तो काफी जेन्युइन केसेस में दिक्कत नहीं होती है, बट जहाँ फ्रॉड्स होते हैं या स्कैम्स होते हैं वहाँ कॉमन मैन का करोड़ों का लाखों का पैसा फंसता है। तो कॉमन मैन कहाँ जाएगा? या तो डायरेक्टली हमारे पेरेंट मिनिस्ट्री को अप्रोच करता है, जिसके थ्रू हमें फिर फील्ड ऑफिस में इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि कंपनीज पर एक्शन लेना है बेस्ड ऑन द कंटूर्स ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो हम इंस्पेक्शन या इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और अकॉर्डिंगली अगर कंपनी डिफॉल्ट में होती है तो कंपनीज एक्ट के पीनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट मिलता है उनको। तो ये हमारा मीडियम होता है जो कि फ्रेमवर्क जनरली पॉसिबल है। सर, जैसे इसकी बात कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट लीगैलिटीज़ हैं इस पूरे प्रोफेशंस में, आप जैसे बात करें, तो इज़ इट इम्पोर्टेंट कि कॉमर्स या लॉ बैकग्राउंड होना ज़रूरी है व्हेन यू कम फॉर दिस सर्विस? वेल ये काफ़ी कॉमन मिसकॉन्सेप्शन रहा है लोगों के बीच, बट थैंकफुली इसकी ज़रूरत नहीं है, और कोई भी कॉमन ग्रेजुएट भी इस सर्विस का पार्ट बन सकता है इजीली। ऑल्दो ये ब्राउनी पॉइंट होगा अगर किसी के पास लॉ या अकाउंट्स का डिग्री है, क्योंकि काफ़ी ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होने से एज तो मिलेगा डेफिनेटली उसमें। सर, जब आप UPSC CSC की प्रेफरेंसेस देने रहते हैं डिफरेंट सर्विसेज के, तो वो यू ऑलवेज अवेयर अबाउट क्या फंक्शंस होते हैं ICLS के? ऑनेस्टली तो नो, बट स्टिल जैसा मैं आगे भी शेयर करना चाहूँगा और इस क्वेश्चन के थ्रू ब्रीफली मेंशन करूँगा कि हम मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स डैफ जो होता है हमारा इंटरव्यू टाइम में फिल किया जाता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, काफ़ी कैजुअली और ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस अच्छे से फिल नहीं करते हैं। बट मुझे जब डैफ फिल करने का मौका मिला था तीसरे प्रयास में, तो उसमें थैंकफुली थोड़ी सी डिस्कशन की थी हमने, और ICLS को मैंने फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग जनरल पब्लिक से थोड़ा ऊपर डाला था, जो कि मेरे अकॉर्डिंग वाइज डिसीजन था ये। तो थोड़ा प्रोस एंड कॉन्स इवेलुएट करना चाहिए हर सर्विस का, उसके अकॉर्डिंगली पुश करना चाहिए अपने ऑर्डर को, मेरा ये मानना है। सर ने एक बहुत ही वैल्यूबल बात बताई कि आप जब DF फिल अप करते तो बहुत ही ध्यान से करिए, क्योंकि इट्स गोइंग टू डिसाइड कि कौन सी सर्विसेज आपके रैंक के हिसाब से मिल रही है। तो यू शुड बी वेरी श्योर एंड evaluate all the services that you're filling up. Right, right. If I may elaborate more on this, DAF में एक्चुअली हमें क्या मुझे हमें कॉमन मैन और कॉमन स्टूडेंट को भी आज भी IAS और IPS पता होता है सिर्फ। बट एज ऑफ नाउ 2021 में 19 सर्विसेज हैं जो कि CSE एग्जामिनेशन के अंडर आती हैं, और 19 में 2 या 3 के बाद लोगों के पास नॉलेज काफ़ी कम होता है। बट थैंकफुली आज इंटरनेट के एज में इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो है, इसलिए एस्पिरेंट्स कोशिश करनी चाहिए कि मोर एंड मोर ऑफ गाइडेंस मिले। अच्छा होगा अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट से गाइडेंस मिले तो और अच्छा है, ताकि वो फील्ड का एक्सपीरियंस दे सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप, जीमेल, फेसबुक के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं लोग, जो कि काफ़ी आसान हो गया है। तो ब्लाइंडली डैफ को फिल करने की जगह एस्पिरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि सारे ऑप्शंस को वे कर लें अच्छे से, और फिर अपनी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग फिल करें, ताकि रिग्रेट ना हो फ्यूचर में, क्योंकि डिसीजंस गलत होते हैं काफ़ी बार। सर, एक इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस की ऑफिसर की ट्रेनिंग कैसे होती है? तो जब भी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट निकलता है हर साल,
तो सबसे पहले तो फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें सारे सर्विसेज को ट्रेनिंग करनी होती है एक साथ टुगेदर। तो आजकल जनरली लास्ट 2-3 ईयर्स में ये 2 से 3 जगह ट्रेनिंग हो रही है इसकी, मसूरी में, हैदराबाद में और भोपाल में। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग हैदराबाद में की थी 15 वीक्स की, जिसमें ICLS के अलावा बाकी सारी सर्विसेज थी, मतलब ऑलमोस्ट आई गेस 9 to 10 सर्विसेज थी उस समय। तो ये 15 वीक्स की फाउंडेशन कोर्स ट्रेनिंग के बाद हमारी फिर एकेडमी वाली ट्रेनिंग होती है, जिसमें हर सर्विसेज के ऑफिसर्स अपने अपने रिस्पेक्टिव एकेडमीज चले जाते हैं। तो हमारी ICLS की एकेडमी गुड़गांव के मानेसर में है, जहाँ पर ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पार्ट है ICLS एकेडमी। वहाँ पर वी आर सपोज टू हैव 2 years प्रोबेशन, और अगर 2 years प्रोबेशन की बात करें तो इसमें एक कंपोनेंट तो होता है एकेडमी की ट्रेनिंग की, जिसमें आप थियरी को देखते हैं, थियोरेटिकल पार्ट ऑफ योर सर्विस देखते हैं, और सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट वो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर में आप एक तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं बेसिकली इसको टेक्निकल टर्म्स में। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आप फील्ड ऑफिसेस विजिट करते हैं फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज और वीक्स और मंथ्स। तो फॉर एग्जांपल मेरी ट्रेनिंग कोलकाता में हुई थी दोनों बार। तो यहाँ के कोलकाता में हमारे 3 फील्ड ऑफिसेस हैं, तो तीनों फील्ड ऑफिसेस में मेरी एक्सपोजर हुई थी। बस ओवरव्यू जानना होता, ज़्यादा उतना हार्श ट्रेनिंग नहीं होती है। स्टिल यू आर सपोज टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द सर्विस पर से। उसके बाद अटैचमेंट्स होते हैं हमारे, अटैचमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अलग अलग बॉडीज से, रेगुलेटरी बॉडीज से अटैचमेंट होती है आपकी। फॉर एग्जांपल सेबी से अटैचमेंट हुआ था हमारा बॉम्बे में, एक NISM होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मैनेजमेंट, उससे अटैचमेंट हुआ था। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट NIFM होता है, उससे अटैचमेंट हुआ था। फिर हमारे मिनिस्ट्री से अटैचमेंट हुआ था, जाके जो कि हमारी पेरेंट मिनिस्ट्री है। और सबसे रिसेंट में हमारा एक डेवलपमेंट हुआ है सर्विस में कि हमें एक PG डिप्लोमा की डिग्री दी जा रही है, जिसको कोऑर्डिनेट नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर कर रहा है। तो इसके सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि उतने अच्छे कॉलेज के फैकल्टीज कैंपस में आके आपको लॉ के नुआंसेस पढ़ाते हैं, जो कि सर्टेन नंबर ऑफ ड्यूरेशन का होता है, पीरियड्स का होता है। और इसका एक फॉरेन कंपोनेंट होता है, जिसमें हमने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में ऑलमोस्ट 2 वीक्स की ट्रेनिंग की थी। तो ओवरऑल मानेसर से लेकर सिंगापुर तक का सफर होता है इसमें एज ऑफ नाउ। और सर जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, फिर पोस्टिंग किस बेसिस पे होती है? क्योंकि ये बात कई लोग बहुत इंक्विजिटिव होते हैं पोस्टिंग्स को लेकर। राइट, पोस्टिंग काफी क्रिटिकल पार्ट होता है किसी करियर का। तो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज में शेयर करना चाहूंगा कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो होते हैं उसमें मोस्टली ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, और हर सर्विस का अपना अपना रूल और लॉ होता है, जिसमें अलग अलग पोस्टिंग के रूल्स होते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारे सर्विस की बात की जाए तो काफी बार ऐसा होता है कि फर्स्ट पोस्टिंग आपको चॉइस पोस्टिंग मिल जाती है। जैसे हमारे बैच के केस में हमें 3 ऑप्शंस मांगे गए थे हमसे, और फर्स्ट ऑप्शन मैंने कोलकाता ही डाला था, तो थैंकफुली कोलकाता मुझे दे दिया गया था। लेकिन सेकंड दूसरी बार से आपके कंट्रोल में नहीं होता है ये, उसके बाद से आप कहीं भी जा सकते हैं बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मिनिस्ट्री। और ये ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, जो कि अच्छी भी बात है, बुरी भी बात इन द सेंस है कि आपका फैमिली लाइफ कभी कभी इम्पैक्टेड होता है इससे, तो वर्क लाइफ बैलेंस में दिक्कत होती है। बट पॉजिटिव बात ये भी हो सकती है कि आप अलग अलग रीजन्स का एक्सपोजर लेते हैं, ट्रैवल का पार्ट होता है, मतलब जॉब के अलावा अच्छी बातें और करें तो जॉब का एक्सपोजर तो अच्छी अच्छी फील्ड्स में होते ही हैं, बट ट्रैवल घूमने को मिलता है, अलग अलग रीजन के कल्चरल पार्ट्स को आप जानते हैं। वर्क कल्चर हर शहर का अपना होता है, कोलकाता का अलग वर्क कल्चर है, दिल्ली का अलग है, बॉम्बे का अलग है। तो ओवरऑल अच्छा वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है फिर अगर आप पूरे करियर को स्पेंड करें तो। सर आपने हमें एक बहुत ही ब्रॉड ओवरव्यू दिया किस तरीके से ट्रेनिंग होती है एक ICLS ऑफिसर की एंड क्या मैंडेट होता है। अब हम चलते हैं और बात करते हैं UPSC CSE की प्रिपरेशन के बारे में। आपने जैसे बताया आप एक इंजीनियर हैं और आपने प्रिपरेशन राइट आफ्टर योर कॉलेज यू स्टार्टेड। अब किस तरीके से प्रिपरेशन को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट रहता है अप्रोचमेंट। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये डिसीजन लेना ही अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बात होती है कि मुझे एग्जामिनेशन देना है, क्योंकि मैंने IIT JEE का भी एग्जाम दिया और ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दिया है, तो काफी फर्क होता है और मेंटली काफी ट्रेनिंग एग्जामिनेशन होता है ये। तो ये पेशेंस का, परसिवियरेंस का गेम है, जिसका डिसीजन लेना खुद में बड़ी बात है। कहते हैं ना, ये डिसीजन ही बता देता है कि आपने हाफ जंग जीत चुकी है। उसके बाद मैं विश्वास करता हूँ कि इनिशियल गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं फील करता हूँ मेरे केस में गलत हुई थी। मेरा रिग्रेट्स नहीं है, बट स्टिल मैं
मेंशन करना चाहूँगा कि मेरा कोचिंग का सिलेक्शन, जिस कोचिंग को मैंने चूज किया प्रिपरेशन के लिए और जिस ऑप्शन का सिलेक्शन किया मैंने, वो क्रिटिकल कंपोनेंट होता है आपकी फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन का, जो कि मुझे अच्छे से गाइडेंस नहीं मिला था। और मैं एक्सपीरियंस को कन्वे करना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करें इसमें। अगर कोचिंग लेना है नहीं लेना है, दोनों डिसीजन पे, और ऑप्शनल कैसा लेना है कौन सा लेना है, सारे प्रॉस एंड कॉन्स वे करने चाहिए अच्छे से, तभी चूज करना चाहिए। क्योंकि काफी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है आपके रिजल्ट्स पर। ये आप सिलेक्शन हो भी जाओ तो हर एक मार्क्स पे काफी लोग होते हैं, तो गिल्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये तो स्टार्टिंग की बात हो गई। फिर आप कोचिंग, फॉर एग्जांपल मैं कोचिंग के बारे में आज की डेट में बिलीव करता हूँ कि ऑनलाइन एज के आने से काफी कम रेलिवेंस हो गया है कोचिंग इंडस्ट्री का। और आजकल काफी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स भी अच्छे से गाइड कर रहे हैं थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम। तो मेरा मानना है कि कॉम्प्रिहेंसिव कोचिंग की जरूरत नहीं रह गई आजकल, क्योंकि काफी पोर्शंस अच्छे से गाइड हो जाते हैं इंटरनेट पे। कुछ पोर्शंस के कुछ मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ सकती है जिसमें स्पेसिफिक कोचिंग ली जा सकती है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ए फुल फ्लेजेड 1.5 years कोचिंग जहाँ हम लाखों वेस्ट करते हैं, आप सिलेक्टिव हो सकते हैं अपने चॉइसेस में, जहाँ किसी मॉड्यूल को आप चूज करें या किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल को चूज करें आप। तो उसमें आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, अच्छी गाइडेंस भी मिल जाएगी, क्योंकि हर बार कोचिंग में सारे टीचर्स अच्छे नहीं होते हैं। तो आपका इनिशियल मोमेंटम काफी ब्रेक होता है उस कारण से। ये हो गई कोचिंग की बात। अगर मैं अपने गाइडेंस की बात, तो काफी ब्रॉड हो गया इंटरनेट पे गाइडेंस एक्चुअली आजकल, जिसमें काफी चूज ही होना चाहिए। एक से दो अच्छे सोर्स पिक करें, क्योंकि सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मोर और लेस सेम चीज बताते हैं, कुछ नया नहीं बताते हैं। बट लोग फॉलो नहीं करते हैं एक्चुअली उसको। फॉलो करते भी तो हाफ हार्टेड करते हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें सिलेक्टेड टॉप 2 सोर्सेज चूज करें एट मैक्स, और उसको ही परस्यू करें आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। ये बेसिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सर, ये बहुत ज़रूरी होता है कि सिलेबस को कैसे एप्रीहेंड करना चाहिए। काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, हर पॉइंट्स को कैसे इम्बाइब करना है अपनी प्रिपरेशन में। अगर हम सिविल सर्विसेज का सिलेबस देखें एग्जामिनेशन का, तो काफी ज्यादा ही है ये। मतलब ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई इसको क्रैक कर पाए, बट ये ह्यूमनली पॉसिबल भी है कि आप इसको ओवरव्यू ले सको, 360 डिग्रीज ओवरव्यू जो जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यूपीएससी भी नहीं चाहता कि आप परफेक्ट बने, क्योंकि हमारा, अगर आप किसी भी टॉप रैंक 1 का स्कोर देखो तो मैक्स 50% होता है मैक्सिमम, और आप 40% मार्क्स में सिलेक्ट हो सकते हैं एक्चुअली, सिविल सर्वेंट बन सकते हैं आप। तो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग, जिसमें आप अपने, ये तो बेसिक नॉलेज की बात हो गई कि आप अच्छे नोट्स को या अच्छे सोर्सेज को या अच्छे कोचिंग को फॉलो करें और डेडिकेटेड होकर फॉलो करें। इससे आपका बेस बन जाता है। तो बेस बनने के बाद आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ स्किल अपग्रेडेशन होता है, जो कि आंसर राइटिंग का होता है, जिसपे मैंने फील किया कि काफी अच्छे लोग भी नॉलेज होने के बावजूद भी इस पे फोकस नहीं करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सिलेक्शन का सबसे बड़ा कंपोनेंट मेंस का होता है, जिसमें आप लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं आप, ना आपको इंटरव्यू देना है ना प्रीलिम्स देना है इसमें। तो इसमें 7 पेपर्स जो आप डिसाइड करता है आपका रैंक एक्चुअली। तो मेरा मानना है कि नॉलेज एक जगह होती है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप राइटिंग के थ्रू करते हैं, और जहाँ राइटिंग स्किल्स की बात आ जाती है। और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शुरुआत के कैंडिडेट्स जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट के होते हैं, नॉलेज बिल्डिंग में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जो कि अच्छी बात है, बट राइटिंग स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट कम करते हैं वो लोग। तो मेरा सजेशन होगा कि आप राइटिंग स्किल्स पे भी स्टार्ट से इन्वेस्ट करें, हैविली इन्वेस्ट करें, इन द फॉर्म ऑफ गुड इंग्लिश, नॉट फ्लावरी इंग्लिश। और अच्छी चीज़ों को पढ़ें आप, न्यूज़पेपर्स, अच्छी मीडिया देखें, फेक मीडिया नहीं देखें आप, इंटेलेक्चुअल्स को पढ़ें, डिप्लोमेट्स को जानें आप, उनका व्यू पॉइंट पढ़ें। इस जर्नी के अकॉर्डिंग आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी मोल्ड होता है। और अगर मैं प्रिपरेशन को, इस बात को रिवाइंड करूं, तो ये एग्जामिनेशन बिट्स एंड पीसेस में नहीं है कि आप प्रीलिम्स पहले दोगे, फिर मेंस दोगे, फिर इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू की भी तैयारी आपकी डे 1 से स्टार्ट होती है, क्योंकि इंटरव्यू बेसिकली आपका पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो पर्सनैलिटी को आप मेंस के बाद कभी नहीं बना सकते हैं, ये आपके 1 साल, 2 साल, 3 साल के दौरान बनती है। तो इन अ वे तीनों प्रोसेस आपका काफ़ी इंटरलिंक्ड है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो अगर इंटरव्यू के लिए मैं एकदम शॉर्ट में बोलना चाहूँ कि आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़ा अवेयरनेस रखें कि आप कैसा सोचते हैं,
अपने देश दुनिया के इवेंट्स के प्रति कैसी फीलिंग आती है आपको, कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, बैलेंस्ड ओपिनियन देते हैं कि नहीं, फेक न्यूज से इन्फ्लुएंस होते हैं कि नहीं, किसी का साइड चूज करते हैं तो विदाउट आर्गुमेंट्स चूज करते हैं या फेक न्यूज को फॉलो करते हैं। तो ये ओवर द प्रोसेस ऑफ टाइम 2 साल 3 साल 4 साल में आप काफी मैच्योर हो जाते हैं। ये प्रोसेस एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा ये प्रोसेस रहता है। सर, आपने एक मेंशन किया कि जो बेसिक क्वालिटी होती है पूरे सीएससी प्रिपरेशन में वो होता है आप कितना कॉम्प्रिहेंसिव किसी टॉपिक को देख सकते हैं। ये क्वालिटी ग्रेजुअली आती है कि उसको इम्बाइब करना पड़ता है प्रिपरेशन के साथ साथ? फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनेशन का सिलेबस ही उठा के देख लें और सिलेबस को चर्न कर दें तो एक कंप्लीट पिक्चर बनती है हमारे मीन्स लेट्स से रियलिटी की, कि हमारी रियलिटी इस फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती है। तो हमारा सिलेबस तो एक खुद में कॉम्प्रिहेंसिव फिगर है। और एक काफी मैं माइन्यूट स्केल पे बात करूँ, अगर आप कोई आंसर लिखते हो 150 वर्ड्स का, तो जैसे अच्छे कैंडिडेट्स क्या होते हैं, काफी बार उनके पास नॉलेज नहीं होता है बट स्किल होती है उनके पास। तो मैं खुद की अपनी एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट करूँ कि मेंस में कभी कभी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके पास नॉलेज नहीं होता है, यू आर एट लॉस ऑफ वर्ड्स, बट आपके पास राइटिंग स्किल्स होती है, आपके पास नॉलेज होता है सिलेबस का। तो जितना अच्छा ओवरव्यू होगा आपके पास रियलिटी का, उतना अच्छा आप अपने लेट से आपके पास नॉलेज के एब्सेंस में भी आप 150 वर्ड्स लिख सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि आप चीज़ों को अलग अलग डायमेंशन में देखने की काबिलियत रखें। अगर फॉर एग्जांपल छोटे से स्तर पे बात करूं कि एक क्वेश्चन पूछा गया पॉलिटी में कि इस एक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर या नेशन के इकोनॉमी पे लेट से, और आपको उस एक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट आपको बेसिक्स होता है कि आप किसी भी एग्जिस्टेंस का सोशल पार्ट होता है, इकोनॉमिक पार्ट होता है, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, जियो पॉलिटिकल, एथिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एडमिन, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो अगर आप उस टॉपिक को इस डायमेंशन से लिंक कर देते हैं तो आप उस टॉपिक को विजुलाइज कर सकते हैं इस डायमेंशन में, और जितना ज़्यादा विजुलाइज कर पाएंगे आप उतना ज़्यादा आपका आर्गुमेंट्स क्रिएट होगा। और इस ऐसे पॉइंट, इस आंसर को मैं एक्सट्रापोलेट अगर करूँ ऐसे के लेवल पे, तो सेम स्ट्रैटेजी वर्क करेगा। अगर आप ऐसे के टॉपिक को विजुलाइज कर सकते हो इन एन नंबर ऑफ डायमेंशंस, तो आपके एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी रही थी मेरी। किसी भी टॉपिक को एस्पिरेंट्स पढ़ें तो एक ब्रॉड ओवरव्यू देखकर पढ़ें किस तरीके से रियल टाइम वर्ल्ड में उसका यूज आता है। आपको बेसिकली मेंटल एक्सरसाइज करनी होती है कि अब काफी बार आप आंसर नहीं भी लिख रहे होते हैं तो रैंडमली कुछ आपको दिखा अगर डेली लाइफ में, रैंडम न्यूज है न्यू दिल्ली का, तो ये इवेंट क्यों हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या होगा दिल्ली के लोकल एरिया में, या नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नेशनल इमेज पे क्या कॉन्सिक्वेंस होगा इसका। तो अब अगर आप मेंटल एक्सरसाइज करते हो फॉर द पीरियड ऑफ 2 3 4 ईयर्स, तो ग्रेजुअली आपका माइंड उस तरह एक्वेंटेड हो जाता है कि आप उस तरह का आंसर लिख सको या उस तरह का लेट्स से इंटरव्यू में रिप्लाई दे सको। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्ले विथ योर माइंड, ऐसा मेरा मानना है। बेशक बहुत ज़रूरी है कितना आप सोच सकते हैं, पूरे चीज़ों को इवैल्यूएट कर सकते हैं। सर, आगे चलते और बात करते हैं इंटरव्यू की। बट इंटरव्यू से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है वो होता है डैफ किस तरीके से भरना है। तो क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं डैफ भरते समय? डैफ में अगर मैं डैफ को बोलूँ, डैफ इज ए पासवर्ड फॉर योर पर्सनैलिटी एक्चुअली। आप एग्जामिनर को अपने इंटरव्यू के पहले ही बता रहे हो कि आप कौन हो। वो कैसे होता है? वो तो कुछ कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं डैफ में जिसके थ्रू आप अपने बारे में बताते हो। फॉर एग्जांपल हॉबीज और इंटरेस्ट हो गए, तो मोस्टली एग्जामिनर इंटरव्यू के मेंबर्स जो होते हैं बोर्ड के, इस पे फोकस करते हैं काफ़ी बार। इसमें मैंने स्ट्रेटजी यूज जो की थी कि एक तो एक बात मैं अगर पिछले आंसर से रिवाइंड करना चाहूँ कि अगर आप पर्सनैलिटी की अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ हॉबीज भी इनकलकेट करने चाहिए आपको अपने जर्नी में। और ये हॉबीज अगर आप स्टार्ट में इनकलकेट कर लो तो काफी अच्छा है, क्योंकि आगे जाके प्रेशर पड़ता है अटेम्प्ट्स पे, थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट पे। कोई भी एक अच्छी हॉबी होनी चाहिए, मेरा मानना है इससे हेल्प मिलता है इंटरव्यू में। नहीं होने से कुछ लॉस नहीं है, बट होने से प्लस होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और मैंने भी कोशिश की थी कि कुछ न्यू इंटरेस्ट डेवलप करूं अपने प्रिपरेशन टाइम में जो कि एग्जाम रिलेटेड भी हो। तो मैंने 2 से 3 हॉबीज पे एक्सप्लोर किया था जो कि मैंने डेफ में मेंशन भी किया था, और मैंने 2 इंटरव्यू दिया है और दोनों बार
75% टाइम गेम प्ले हो गया था। इंटरव्यू मेंबर्स को, बोर्ड मेंबर्स को इंटरेस्ट आया उस हॉबीज में, और उन्होंने क्वेश्चंस पूछा जो कि मैंने प्रिपेयर किए थे, तो थैंकफुली ये गेम क्लिक कर गया था। इसमें भी बॉटम लाइन ये है कि आप, काफी बार देखा है मैंने काफी अच्छे कैंडिडेट्स को भी, कि आप, मेरा जैसा मानना है कि आप इंटरेस्ट या हॉबीज को काफी आप क्लीशे बताते हो, जो कि काफी कॉमन यूज होता है। फॉर एग्जांपल, मैं इसको डिमीन नहीं कर रहा हूँ किसी भी हॉबी या इंटरेस्ट को, बट आपका एम क्या होना चाहिए कि आपको मैक्सिमाइज करना है अपने स्कोर को। तो आप क्यों नहीं कुछ ऐसा ऐसा अच्छा लिखो या ऐसा अच्छा पेश करो अपने बारे में, ताकि सामने वालों को इंटरेस्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल, मैं हॉबी ए लिखता हूँ कि वॉचिंग मूवीज, और हॉबी बी लिखता हूँ वॉचिंग वॉर डॉक्यूमेंट्रीज। तो काफी डिफरेंस है दोनों में। वॉचिंग मूवीज पे पॉसिबल है कि मैं बोर्ड का मेंबर होते हुए कुछ पूछूं नहीं आपसे, बट वॉर डॉक्यूमेंट्री अपने अगर लिखा है तो एक जनरल क्यूरियोसिटी होती है कि जरा पूछ के देखते हैं ये फेक कर रहा है या सच में है, क्या इंटरेस्ट है, किस डेप्थ का इंटरेस्ट है। तो इस सेक्शन के लिए मेरा ये मैसेज है कि एक तो डेवलप करनी चाहिए 1 से 2 अच्छी हॉबी, जो कि किसी भी तरह की हो सकती है, कुकिंग, प्लेइंग, वॉचिंग, राइटिंग, क्रिएटिव स्किल्स, कुछ भी, लेकिन अच्छी होनी चाहिए ताकि बोर्ड मेंबर इंटरेस्ट लें। और बोर्ड मेंबर इंटरेस्ट लेगा तो आपका स्ट्रेटजी प्ले हो जाता है इसमें। इसका फॉलोआउट ये होता है एक्चुअली कि आप, आपके डैश में अगर कुछ भी नहीं है इंटरेस्टिंग, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो फिर गैम्बल हो जाता है। और गैम्बल में फिर कुछ भी हो सकता है, हाईएस्ट भी आ सकता है, लोएस्ट भी आ सकता है। तो ये सब आप प्रिपरेशन एक्चुअली आप पहले कर सकते हैं, जो कि आपके कंट्रोल में है, तो क्यों नहीं प्रिपरेशन की जाए इसकी। और ये तो बेसिक हॉबीज इंटरेस्ट की बात हो गई। सबसे क्रिटिकल एक और पार्ट है कि आप किस सर्विस को चूज करते हो। या ऑल इंडिया सर्विसेज में जोन्स हो गए हैं, पहले कैडर्स होते थे कि आप बिहार चूज करो या कर्नाटका चूज करो, या किस लेवल में उस ऑर्डर में रखो स्टेट्स को। लेकिन आजकल यूपीएससी डीओपीटी ने कुछ फॉर्मेट चेंज किया है, जिसमें आप हर जोन में 5-5 स्टेट से यूटीज होते हैं जो कि चूज करना होता है। इस 2 कंपोनेंट में से आंसर को बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने एक डॉक्यूमेंट एक्सेस किया था जिसको लबासना ने प्रिपेयर किया था, और उसमें फील्ड डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के अलग अलग आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स का एक्सपीरियंस था। और ऐसा नहीं था कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, तो काफी अच्छा डॉक्यूमेंट था, इन द सेंस कि सबने अपनी तारीफ ही की थी अपने डिस्ट्रिक्ट की, काफी ने तारीफ नहीं भी की थी। फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल है कि नॉर्थ ईस्ट में जाने से ऑफिसर्स काफी बड़े कतराते हैं, जो कि इश्यूज होती हैं वहाँ की, जो कि नोन इश्यूज हैं। तो उन्होंने बताया था क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, उसी तरह नॉर्थ का ऑफिसर साउथ जाएगा तो क्या चैलेंज होते हैं। तो प्लस एंड माइनस उन लोगों ने अच्छे शेयर की थी। तो एक तो ये सब डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने चाहिए एस्पिरेंट्स को टाइप फिल करते वक्त। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आजकल सारे ऑफिसर्स इंटरनेट पे हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अलग अलग चैनल्स पे हैं। और मोबाइल नंबर मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है आजकल, एटलीस्ट जीमेल आईडी तो मिल ही जाता है। तो परेशान करें कैंडिडेट्स को, सिलेक्टेड ऑफिसर्स को परेशान करना चाहिए, क्योंकि हम भी एस्पिरेंट्स थे कभी, तो हम भी परेशान करते थे। और 10 में से 3 ऑफिसर रिप्लाई करेगा ये, क्योंकि सबको पता है कि इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। तो मेरा आइडिया है कि मैक्सिमम नॉलेज गेन करें, फिर अपने पीयर ग्रुप में डिस्कस किया करें कि क्या सॉर्ट एनालिसिस हो सकता है, किसको ऊपर रखें, किसको नीचे रखें, किस स्टेट को ऊपर रखें, नीचे रखें। तो फाइनली मेरी फीलिंग है कि इसमें गट फीलिंग होती है, सब अपने घर के पास रहना चाहते हैं, स्टेट के पास रहना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली ऑर्डर प्रिपेयर करें। ये हो गया आपका आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए। अगर सेंट्रल सर्विसेज की बात करें तो उसमें कैडर का कॉन्सेप्ट नहीं है एज सच, और हमारी पोस्टिंग ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, बट इसमें सर्विसेज का नॉलेज नहीं है लोगों के पास। और रिसेंट में तो काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं सिविल सर्विसेज में। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे की सर्विसेज सब एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं रही हैं, और 1-2 सर्विसेज हटाई भी गए हैं, और फ्यूचर रिफॉर्म्स भी होने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी माइंडसेट रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आईसीएलएस चूज इसलिए किया था कि कॉर्पोरेट प्रोफाइल इंडिया का राइज हो रहा है, जो कि फ्यूचर में राइज करता ही रहेगा, और इन्फोर्समेंट ऑफ कंपनीज या रेगुलेशन ऑफ कंपनीज एक्ट की डिमांड हमेशा बढ़ती चली जाएगी। मतलब ये बैक ट्रैक नहीं होने वाला इस सर्विस का प्रोफाइल। मैंने 2-3 इस तरह के आर्गुमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया, और अकॉर्डिंगली जो नॉर्मल भीड़, जस्ट फॉर एग्जांपल मेजोरिटी ऑफ जनता आईसीएलएस को काफ़ी नीचे रखती है, क्योंकि एक तो नॉलेज कम होता है, नई सर्विस है, और बेसिक फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी अच्छी नहीं है स्टैब्लिश सर्विसेज से कंपेयर करें तो मेरे लिए आर्गुमेंट्स इतने स्ट्रांग नहीं थे। मैंने थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में भी सोचा था, तो ऑर्डर पर रिलेटिव करने के लिए बस ऐसा सोचा गया था। तो मैंने अकॉर्डिंगली 5th या 6th पोजीशन पर डाला था इसको, आफ्टर आईआरएस एंड ऑडिट अकाउंट्स।
और फिर एक पर्सनल टेस्ट भी होता है आपका कि आप अपने आप को किस सर्विस में देख पा रहे हैं कि नहीं, रेलवे में जाना चाहते हैं कि नहीं। या हर सर्विस का कुछ कुछ बेसिक प्रोफाइल अवेलेबल होता है इंटरनेट पे, आप उसको पढ़ें, अपने आप को विजुअलाइज करें, आप वहाँ देख रहे हैं कि नहीं अपने आप को उस तरह की सर्विस में। फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैफिक सर्विस होती है हमारी एक, जो कि काफ़ी मेंटली और फिजिकली ट्रेनिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा उसमें वर्कलोड होता है। तो उसके बारे में ऑफिसर से पूछें उनका एक्सपीरियंस कैसा है, फिर अपने आप को विजुअलाइज करें वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नहीं कैसा है। उसके बाद फिर रिलेटिव ऑर्डर प्रिपेयर करिए अकॉर्डिंगली। तो ये ऑर्डर जो आप प्रिपेयर करेंगे एस्पिरेंट्स, वो काफ़ी बेटर होगा इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग एनी रैंडम डैफ या किसी रैंडम कैंडिडेट का ऑर्डर। ये सब ग्राउंड वर्क मेरे ख्याल से 1 वीक करनी चाहिए डैफ फिल करने के पहले, और काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स होता है इसका। जो कि इनकेस आप बेस्ट केस में सिलेक्ट हो जाते हैं और आपको कोई सर्विस मिलती है, तो आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैंने ये 1 वीक जो बिताया था उस कारण से शायद मुझे ऐसा मिला हो आज। तो ये हेल्प करता है प्रोसेस। आई एम श्योर सर, ये जितने भी पॉइंट्स आपने बताए हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स कई बार एस्पिरेंट्स निग्लेक्ट कर देते हैं, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प देम। सर, अगर आप हम अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से हमारे साथ कुछ शेयर कर सकें, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे? इंटरव्यू मैंने 2 बार दिया है, 16 के एग्जामिनेशन में और 18 के एग्जामिनेशन में। और 16 वाले में सिलेक्ट हुआ था और 18 वाले में फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाया था, बट 18 वाला इंटरव्यू मेरा बेटर हुआ था। तो अगर मैं फर्स्ट इंटरव्यू की बात करूं तो नॉलेज तो हो गया था मोर और लेस टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, टू गिव सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स ऑन एवरी नेशनल और मेजर टॉपिक्स। बट पर्सनैलिटी की बात हो जाती है ना फिर आप। और इंटरव्यू की जो बॉटम लाइन है, इंटरव्यू इज नॉट ए रेगुलर जॉब इंटरव्यू। इंटरव्यू में दे एसेस कि आप ब्यूरोक्रेट बनने लायक हैं कि नहीं। तो वो लोग असेसमेंट कैसे करते हैं, एक तो आपका पर्सनैलिटी आपके आर्ग्यूमेंट से रिफ्लेक्ट होता है, आप कैसा आर्ग्यूमेंट देते हैं, बैलेंस्ड देते हैं कि नहीं, एक्सट्रीम देते हैं कि नहीं, किसी का साइड चूज कर रहे हैं तो रैंडमली चूज कर रहे हैं या किसी डेटा और आर्ग्यूमेंट के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद सर्टेन अदर वैल्यूज की आप जैसे ह्यूमिलिटी रिफ्लेक्ट करते हैं अपने आंसर्स में, या एरोगेंस रिफ्लेक्ट करते हैं। सामने बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं तो आप किस तरह का वो गैप मेंटेन करते हैं कि आप अपना पर्सनैलिटी अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकें। और वो लोग काफ़ी स्मार्ट होते हैं, सबको पता है। तो आप फेक करने की कोशिश जितना कम करें उतना बेटर होता है। ऑल्दो फेक टू एन एक्सटेंट सब कोई करते हैं, बट इसको मिनिमाइज करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट आपका सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है। 20 मिनट में आपको 275 मार्क्स का असेसमेंट होता है। तो काफ़ी बार बोर्ड्स पनिश करते हैं इन केस ऑफ दोज कैंडिडेट्स जिनका वो असेसमेंट कर लेते हैं कि ये ब्यूरोक्रेट बनने लायक नहीं है। तो ये लोग इतने कम मार्क्स देते हैं कि एटलीस्ट आपका बेस्ट केस में सबसे नीचे की आपके ऑप्शन की सर्विस मिलेगी आपको। तो ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपका प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना होता है, एक तो जैसे मैंने फर्स्ट टाइम मुझे 160 स्कोर किया था मैंने, जो कि काफ़ी मोनोटोनस इंटरव्यू किया था। ऑल्दो मैंने हॉबीज एंड इंटरेस्ट जो लिखे तो उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे मेजोरिटी ऑफ टाइम्स, बट सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ था और मुझे फील था कि 150-60 में ही आएगा, जो कि 60 आया था। बट सेकेंड टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। इसके लिए मैंने एक 200 प्लस एक सिलेक्टेड कैंडिडेट था IRS के, जिनको उनको मैंने पिक किया थ्रू वन ऑफ माई कॉमन फ्रेंड्स, और उनके साथ कांस्टेंट टच में था मैं। तो कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं अलग अलग मॉड्यूल्स के, सब्जेक्ट्स के या इंटरव्यू के, तो उनको आप खोजना चाहिए। ऐसे लोगों से गाइडेंस 1-to-1 लेनी चाहिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है, और मुझे भी हुई। तो मैंने 2-3 टेक अवेज थे मेरे, जैसे कि इंटरव्यू नहीं होता, ये कन्वर्सेशन होता है। और कन्वर्सेशन में कब मजा आता है, जब आप इंफॉर्मेशन या आर्गुमेंट्स का टू एंड फ्लो अच्छे से इनफ्लो हो, आर्गुमेंट्स का, थॉट्स का या एक्सप्रेशंस का। और ये मोनोटोनस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको, मतलब एक्साइटमेंट फील होनी चाहिए कि आप इस इतने बड़े एग्जामिनेशन के लिए लास्ट स्टेज पे आ गए हैं, और उमंग होना चाहिए, कहते हैं ना, उमंग होना चाहिए। तो उमंग आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन पूछा गया मुझसे फर्स्ट इंटरव्यू में, कुछ एटलस या मैप रिलेटेड था वो, जो कि मैंने रॉन्ग बताया या नहीं बताया था, याद नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं एनर्जी डाउन हो गई थी मेरी। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ योर ignorance, instead of your lack of knowledge, instead of your anything, आपका स्पिरिट्स काफी हाई होना चाहिए इंटरव्यू टाइम में।
और स्पिरिट्स हाई कैसे होता है कि कॉन्फिडेंस रखो आप, हाई या लो कुछ भी हो, आपका कॉन्फिडेंस थ्रू आउट मेंटेन रहना चाहिए। ये सब बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कॉन्फिडेंस, ह्यूमिलिटी, द आर्ट ऑफ कन्वर्सिंग वेल विद सीनियर मेंबर्स, फॉर एग्जांपल दे आर ऑल 60+, जो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के एज के होते हैं। तो ऐसे एज ग्रुप के साथ कन्वर्स अच्छे तरह से डिप्लोमेटिकली, ऑफिशियली, इन द फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेट डील कर पाते हैं कि नहीं। और जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज आप इन एलिमेंट्स को कर पाते हैं उतना अच्छा स्कोर होता है आइडियली। सर कई बार इंटरव्यूज में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए जिसमें आपको सिचुएशन दी गई है, एंड जब वो आंसर करते हैं तो कई बार पर्सपेक्टिव जो आप प्रेजेंट करते हैं बोर्ड का पर्सपेक्टिव डिफरेंट रहता है, तो इस सिचुएशन में एक एम्बिग्विटी से सिचुएशन आ जाती है, नर्वसनेस आ जाती है, तो कैसे अपने आप को काम रखना है इस सिचुएशन में? इसका 2 पार्ट में आंसर दूंगा। एक तो फर्स्ट पार्ट है कि मॉक इंटरव्यूज काफी हेल्प करते हैं ये सब स्ट्रेस सिचुएशन या रैंडम सिचुएशन को हेल्प करने में। तो आप कभी भी आंसर आपको नहीं भी मिल रहा हो या आपका आंसर वेरी कर रहा हो बोर्ड मेंबर के ओपिनियन से, तो आप मेंटली प्रिपेयर करो आप कि रियल टाइम आपके साथ ऐसा होगा, तो आप बिल्कुल भी अपना कामनेस या डिमीनर लूज नहीं करेंगे ना। आपके चेहरे पे वो फील नहीं होनी चाहिए कि आपकी एनर्जी लो हो गई है या आप तनाव में आ गए हैं। तो ये मॉक इंटरव्यूज देने से काफी हेल्प मिलती है रियल टाइम में एक्चुअली। तो ये तो बैकग्राउंड की तैयारी हो गई। रियल टाइम में मेरा ऐसा मानना है कि एक तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो मॉक्स के थ्रू या अपने पीयर ग्रुप्स के थ्रू आप प्रिपेयर्ड होते हो, और रियल टाइम में आपकी आर्ग्यूमेंट्स या डेटा या ओपिनियंस अगर डिफर करते भी हैं बोर्ड मेंबर से, अगर वो आपको बोलते हैं कि आप गलत हो, आप इस रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, जो कि होता भी है रियल टाइम में, एक से ज्यादा 2 मेंबर भी बोल सकता है आपको कि आप गलत हो, आप ऐसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो या तो इसमें 2-3 स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप सही हो, आप जानते हो कि आप सही हो, तो आप अपने आर्गुमेंट से और डेटा से अपने साथ रहो। ये आपका एक वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है कि आप डिटरमाइंड हो कि आपके पास जो नॉलेज है सही है, और उसको आप प्रेजेंट भी कर रहे हो थ्रू आर्गुमेंट्स एंड डेटा एंड ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स एंड ऑल। एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि कुछ लोग डिफ्लेक्ट करते हैं अपने ओपिनियन को, कि मे बी बोर्ड मेंबर के साथ आप गिवन कर दो कि हाँ सर आप सही हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो ये भी एक मैच्योरिटी शो करती है कि आप प्रोसेस इंटरव्यू के दौरान भी कुछ सीख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपका व्यू पॉइंट हमेशा सही सही हो। और काफी बार ये हेल्प भी करता है कि आप बोर्ड मेंबर्स को उनके ओपिनियन का रिस्पेक्ट करें। बट ये केस टू केस डिफर करता है एक्चुअली। फॉर एग्जांपल मैंने किसी आंसर में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था, और थैंकफुली उस समय पब्लिक डिबेट में गवर्नमेंट क्रिटिसाइज हो रहा था। तो जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। अगर करते हो तो बस आपका ओपिनियन या आर्गुमेंट काफी स्ट्रांग रहना चाहिए, जिससे बोर्ड मेंबर्स भी कन्विंस हो जाए। मैं ऐसा बॉटम लाइन कहना चाहूंगा कि यहाँ केस टू केस डिफर करता है, और रियल टाइम में अपना ओपिनियन चेंज करने से कुछ खराबी नहीं है। ये आपके अच्छे पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि आप सीख रहे हैं रियल टाइम में भी। सर आपने हमें एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया कि किस तरीके से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करनी है, और इंटरव्यू मोर ओवर कितना इम्पोर्टेंट है। कई बार ये डिलेमा होता है, सिविल सर्विस बहुत ही अनसर्टेन एग्जामिनेशन है, बहुत चैलेंजेस आते हैं, प्लान बी रेडी होना चाहिए क्या हमेशा? प्लान बी तो होना चाहिए आइडियली, बट फॉर एग्जाम्पल मेरे केस मैंने नहीं रखा था, क्योंकि मेरा प्लान यही था कि प्लान ए यही था कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक देना है एग्जाम, जो कि वर्स्ट केस में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो गलत स्ट्रैटेजी रहा होता, बट थैंकफुली नहीं था। बट अगर रिफ्लेक्ट करूंगा, मैं अपने प्रिपरेशन को रिवाइंड करना चाहूंगा, तो कुछ और स्ट्रैटेजीज में ऐड कर सकता था। फॉर एग्जांपल काफी बार कैंडिडेट्स स्टेट ब्यूरोक्रेसी को या स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स को वैल्यू नहीं करते हैं, डिमीन करते हैं इन सेंस में कहना चाहूँ तो। काफी बार देखा है मैंने। तो ये गलत है, क्योंकि एक सिलेबस कॉमन होता है, एग्जामिनेशन काफी बार कॉमन हो जाती है कंटेंट वाइज। तो सिविल सर्विसेज के साथ साथ आपको स्टेट वाले एग्जाम से फोकस करना चाहिए, क्योंकि वर्स्ट केस के लिए यही बैकअप्स होते हैं। क्योंकि मेरे आज फॉर एग्जांपल 10 से 12 दोस्त स्टेट सर्विसेज में हैं, बट सब ने आखिरी में जाकर एग्जाम दिया था जब यूपीएससी का डोर क्लोज हो गया था। तो मैं अगर ओपिनियन देना चाहूँ तो इसको काफ़ी पहले से तैयारी करनी चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप सही टाइम पर एग्जाम दे सके और सही टाइम पे सिलेक्शन हो जाए आपका। ये तो एक बात हो गई। फिर उसी तरह इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है जो कि काफ़ी अब अलग हो गया एग्जामिनेशन के साथ, सीएससी के साथ।
उसको भी लोग उतना, पता नहीं क्यों, कॉमन पार्लेंस में उतना प्रिपेयर नहीं करते हैं लोग उसके लिए, जो कि मोर और लेस सेम सिलेबस है उसका भी। ऑल दो कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई होती है उसमें प्रीलिम्स में, स्टिल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कभी तैयारी नहीं की उसकी, लेकिन आज लगता है कि मे भी करना चाहिए था। उस तरह काफ़ी दोस्त हैं मेरे जो कि एट द एंड ऑफ फिफ्थ और सिक्स्थ अटेम्प्ट वो लोग एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू किए फॉरेस्ट सर्विसेज की। तो मेरा यहाँ पे ओपिनियन है कि शुरू से तैयारी करनी चाहिए फॉरेस्ट सर्विसेज के भी। तो ये तो रिलेटेड एग्जाम्स हो गए जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। फिर उसके साथ आरबीआई के एग्जाम्स होते हैं, काफ़ी अच्छे एग्जाम्स होते हैं वो। और रिलेटेड जो भी कॉमन सिलेबस वाले एग्जाम्स होते हैं देते रहने चाहिए। तो इससे बैकअप्स रहता है और काफ़ी बार सिलेक्शन हो जाता है आपका। और इधर सिविल सर्विस में सिलेक्शन नहीं हुआ रहता है, तो वो सिलेक्शन आपके इस परफॉर्मेंस को चेंज कर देता है। वो कॉन्फिडेंस जो मिलता है आपको कहीं और सिलेक्शन होने का, तो काफ़ी बार देखा गया है कि नेक्स्ट ईयर फिर सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो गया आपका। तो बैकअप्स भी काफ़ी बार प्लान को एग्जीक्यूट कर देते हैं एक्चुअली। इसलिए ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए। और सिविल सर्विसेज में एक्चुअली वैकेंसीज काफ़ी कम होते जा रही हैं, रिफॉर्म्स भी आते जा रहे हैं और सीट्स भी कम होती जा रही हैं, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी है। तो ओवर रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए एग्जाम को, प्रैक्टिकल बात है ये काफ़ी, क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं होना है। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरिट में जो कि मुझसे अच्छे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है आज। तो जैसा भी कर रहे हैं लाइफ में अच्छा कर रहे हैं वो लोग। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, मेंटल प्रिपरेशन, सर्विस का बैकअप शुरू से प्रिपेयर करना चाहिए अलग अलग एग्जाम्स के लिए। और रियलिस्टिक सोचना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि होगा ये, काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं आपके प्रिपरेशन, लक, डेस्टिनी, काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रोल में नहीं है आपके। तो ये वही हो गया ना कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, एग्जाम और लाइफ के बारे में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल जाती है एग्जाम के थ्रू, इस एग्जाम में। तो ऐसी सोच रखने से बेटर होता है, ताकि आप 6 अटेम्प्ट अगर आपके अगर ओवर हो जाते हैं तो आप ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि रोड पर आ गए आप। ऑल्दो आप अच्छा करेंगे 6 अटेम्प्ट के बाद भी, बट क्यों ना उसको अवॉइड किया जाए, तो उसके लिए बैकअप्स रखने चाहिए जिसको जिस फॉर्म में रखना हो। क्योंकि नॉलेज तो काफ़ी मिल जाती है, तो जॉब तो अच्छा आपका कहीं ना कहीं लग ही जाएगा 6 अटेम्प्ट के बाद भी। तो बट वो लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर शुरू से आप पैरेलल में बैकअप रखते हैं तो बेटर ऑप्शन होगा वो। सर कुछ टिप्स और सजेशंस देना चाहें आप जो एस्पिरेंट्स हैं और अभी समय इतना अनसर्टेन है, किस तरीके से फोकस रखें अपनी पढ़ाई को लेकर? इस समय तो सबसे ज़्यादा सर्टेन यही रखना है कि आपका हेल्थ सही रहे, क्योंकि हेल्थ सही रहेगा तभी अटेम्प्ट दे पाएंगे आप। तो फैमिली और अपना हेल्थ किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और काफ़ी अनसर्टेन टाइम्स तो ऑब्वियसली है, क्योंकि ग्रुप स्टडी नहीं हो पा रही है, दोस्तों के साथ मिलना नहीं हो पा रहा है, जिसमें जो कि ये एलिमेंट्स काफ़ी हेल्प करते हैं प्रिपरेशन में। हर किसी का कोई ग्रुप होता है, लेकिन आज के डेट में सब अपने अपने घर में दुबके हुए हैं और इंटरनेट के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी नया मीडियम है प्रिपरेशन करने का। तो ऑल द मोमेंटम तो टूटा है सबका और टूट ही रहा होगा, बट मैं स्टिल मैसेज देना चाहूँगा कि ये एग्जामिनेशन आपको अडेप्ट करना सिखाता है हमेशा, कि आप चेंजिंग सिचुएशंस में, चेंजिंग सिलेबस में, चेंजिंग फॉर्मेट में, चेंजिंग मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, चेंजिंग मीडियम ऑफ कंटेंट, न्यू कोविड जो कि नहीं होना चाहिए था। तो बेसिकली आप कैसे अपने आप को मोल्ड करते हैं। आज की डेट में एस्पिरेंट घर में बैठ के लैपटॉप के थ्रू ही पढ़ रहा है, अगर मेंटोर करवाना है या गाइडेंस लेना किसी से तो। और तो सारे फॉर्मेट्स चेंज हो गए हैं, सारे फॉर्मेट्स चेंज हो गए हैं, तो आपको अडेप्ट करना है। मतलब आपको अडेप्ट के हिंदी में मिस कर रहा हूँ अभी, लेकिन समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा। ये तो बेसिक्स हो गया। और तैयारी करते वक्त आपकी एनर्जी, जब आप स्टार्ट करते हैं सबसे ज़्यादा उमंग होता है, एनर्जी आपकी मैक्स होती है, जो कि काफ़ी नेचुरल है। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट की एक्साइटमेंट 6 अटेम्प्ट में नहीं होती है, जो कि काफ़ी नेचुरल बात है। तो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा गाइडेंस लें आप, अच्छे लोगों के टच में रहें, अच्छा ग्रुप बनाएं और मैक्सिमम एनर्जी से काम करें। एग्जाम तो अपने कंट्रोल में नहीं है, अटेम्प्ट अपने कंट्रोल में नहीं है, सिलेक्शन कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका फाउंडेशन आपके कंट्रोल में है। आपके सिलेक्शन ऑफ कोचिंग, सिलेक्शन ऑफ नोट्स, सिलेक्शन ऑफ अच्छे दोस्त जो कि अच्छे एस्पिरेंट्स हो गए हैं, ये सब आप चूज करते हैं। और ये सब आप चूज करेंगे तो बेस अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा 1 साल में। बेस अच्छा फाउंडेशन क्रिएट हो जाता है तो आप उसको किसी भी लिमिट तक ले जा सकते हैं, रैंक 1 भी आ सकता है या कुछ भी अच्छा रैंक आ सकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग का मोमेंटम मिस नहीं होना चाहिए, और राइट फ्रॉम द वर्ड गो, गो होना चाहिए। ये मैराथन है, 100 मीटर रेस नहीं है। तो मैराथन के लिए पेशेंस, परसिवरेंस, प्योरिटी ऑफ योर ड्रीम्स,
सपने हैं तो पूरे करने हैं, ऐसे सोच के चलना है। क्या होगा वो नहीं सोचना है, बट पूरे करने हैं तो पूरे करने हैं। जर्नी का एंड तो पता नहीं किसी को, बट जर्नी आपके कंट्रोल में है, जो कि हर एस्पिरेंट के कंट्रोल में होती है। और जितना अच्छा आप ट्रैवलर बनेंगे, ऑब्वियसली जर्नी का एंड अच्छा ही होना चाहिए फिर। बहुत ही अच्छी बात आपने सर कही कि जर्नी का कंट्रोल आपके साथ है और जो अभ्यास है वो आपका आईना है। तो लगातार अभ्यास करते रहें एंड तब तक ना रुकें जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, द इनसाइट्स अबाउट इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज और किस तरीके से सही अप्रोच के साथ यूपीएससी सीएसई की प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू वंस अगेन एंड वी विश यू अ ग्रेट हेल्थ सर। थैंक यू दिव्यांशी, एंड थैंक यू स्टडी IQ अगेन। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे मैसेजेस कुछ लोगों तक पहुंचे और कुछ लोग इम्प्लीमेंट करें उसको। ऐसे भी सारे सक्सेसफुल लोग मोरलेस सेम बात रिपीट करते हैं, और मैंने जो बातें कही आज कुछ नई बातें नहीं कही हैं। स्टिल अगर कुछ नए लोगों तक मैसेज पहुंचता है तो होपफुली वो उनको फायदा होगा। और इसी शब्दों के साथ आपका शुक्रिया एक बार और। आई एम श्योर सर जो भी बातें आपने कही, हर छोटे छोटे पॉइंट्स जिस तरीके से आपने कवर किए वो बहुत हेल्प करेंगे एंड थैंक यू वंस अगेन सर।